राहुल गांधी एक बहुत ही विचित्र इंसान है और शायद ये ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। Even I don't view myself as a politician. I'm a seeker of the truth. हिंदी में भी बोलूंगा, घबराइए मत। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। एक तरफ वो देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल घराने के वारिस हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव, एक ऐसी डायनेस्टी जो देश का इतिहास लिखती आ रही है, और दूसरी तरफ वो इतने ए पॉलिटिकल दिखते हैं कि कभी कभी डाउट होता है कि ये इंसान अपनी मर्जी से सच में पॉलिटिक्स में आया है या इन्हें जबरदस्ती धकेला गया है। You say it's a humbling experience, but it must be actually quite euphoric. You know, you're a born Gandhi, you're like royalty here. No, it's not. I mean, that's something that has been drilled into us. First by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this at all. और अब जब वो माइक्रोफोन के सामने खड़े होते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। Point है कि here there is clear proof, 100% proof that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. तब पहली बार लगता है कि शायद लोग राहुल गांधी को सच में सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। मतलब इतना सीरियस कि आप खुद 2 मिनट के लिए सोचने लगोगे कि हाँ, इस बंदे के पास सच में कुछ कहने को है। राहुल जी, आपने कहा कि इलेक्शन फ्रॉड इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल इन वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। नाउ यू नो said this is like an atom bomb. पर फिर तुरंत याद आता है कि ये राहुल गांधी वही इंसान है जिनकी स्पीचेस पर मीम्स बनते हैं, Sorry. जिनको पॉलिटिकली मीडिया में पप्पू के नाम से बुलाया जाता है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। तो राहुल गांधी एक एनिग्मा है, एक पैराडॉक्स है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। उनके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो मीडिया और समाज और उनकी ऑपोजिशन पार्टी के लोग मानते हैं कि है एक क्लाउन, एक जोकर का वो बंदा जो छोटी सी भी गलती कर दे तो पूरा सोशल मीडिया लग जाता है उनका मजाक बनाने में। Under Siddaramaiah ji's government, I simply cannot go hungry. That is the vision of the Amma. That is the vision of the Amma. That is the vision of the Amma. In Indira Canteen. मुझे तो कभी कभी लगता है कि कंफ्यूजन और राहुल ये पर्यायवाची शब्द है। You don't see any elements of Rajiv Gandhi in Rahul Gandhi. No, not Rahul Gandhi is an idiot. He can say anything at any time. और दूसरा चेहरा है एक ऐसे इंसान का जो जब जेन्युइनली कनेक्ट करता है तो लोगों को उनमें एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी दिखती है। We believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. We believe in this passionately, and whether it's my sister or it's me, we will fight to this. एक इंडिया जो शायद मोदी जी के इंडिया से अलग है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी असल में है कौन? क्योंकि पॉलिटिक्स की स्टेज पर आने से पहले राहुल गांधी की कहानी कुछ और थी। एक छुपा हुआ नाम, एक कॉर्पोरेट डेस्क जॉब। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उनका नाम राहुल गांधी नहीं, राहुल विंची लिखा हुआ था। दौर ऐसा भी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से जानते थे। शायद प्रिवेसी के लिए या शायद पॉलिटिक्स से बचने की एक नाकाम कोशिश करने के लिए। ये डिटेल शायद तुम्हें पता हो, शायद नहीं, शायद तुम्हें बहुत छोटी लगे, पर बहुत सिंबॉलिक है। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी और अपनी इम्पोज्ड आइडेंटिटी के बीच अटके रहे हैं। जैसे वो अपने नाम से भी थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहते थे। लेकिन जब 2004 में अमेठी का टिकट मिला और एक बार स्टेज पे आ गए तो पीछे मुड़ने का ऑप्शन नहीं था। और यही पॉलिटिक्स का असली रूल है। रियलिटी कैसी भी हो उससे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा परसेप्शन। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। वैसे ही रियल लाइफ में भी तुम्हारी इमेज, तुम्हारा प्रोजेक्शन सब कुछ है। मतलब पॉलिटिक्स और रियल लाइफ दोनों अनप्रेडिक्टेबल है, पर कम से कम तुम्हारा इंप्रेशन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए ऑफिस हो, कॉलेज हो या कोई फॉर्मल ओकेजन हो, अपने प्रेजेंस को क्लीन, फ्रेश और रिफाइंड बनाने के लिए मैं खुद एक फ्रेग्रेंस यूज कर रहा हूं, द मैन कंपनी का होप परफ्यूम, एंड मुझे एकदम परफेक्ट लगता है। इसका प्रोजेक्शन लगभग 3 फीट तक नोटिसेबल है लेकिन कभी ओवरपावरिंग नहीं लगता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रीमियम, क्लीन और मैस्कुलिन परफ्यूम की बोतल तुम्हें मिलेगी 500 रुपए से भी कम में। और फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो ये अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए एक परफेक्ट पिक है। एंड ऑनेस्टली पॉलिटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन चल जाते हैं, पर तुम्हारी प्रेजेंस में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए इस परफ्यूम पर 50% ऑफ चल रहा है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेजेंस एकदम क्लासी लगे तो द मैन कंपनी का होप जरूर ट्राई करो। तुम ये परफ्यूम द मैन कंपनी की
वेबसाइट या किसी भी लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart, Myntra, Nykaa से खरीद सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। एंड अब वापस चलते हैं द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पॉलिटिशियन लाइक राहुल गांधी की जिंदगी पर। और तब से लेकर आज तक एक पैटर्न बना। कभी वो पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं और लोग उनकी ओरेटरी स्किल्स पर हंस देते हैं। माननीय सदस्य, ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। कभी वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। Congress MP and leader of the opposition Rahul Gandhi for skipping the government's Independence Day program at the Red Fort and accused the Congress of insulting the nation and the armed forces with his absence. ये सब मिलके एक ऐसा लूप तो क्रिएट करते हैं जो उनकी पोटेंशियल को लिमिट करता है। और जब आप एक ही समय पर फेस ऑफ चेंज भी हो और स्टेटस को का सिंबल भी, तो शायद आप फुली दोनों रोल्स में कभी फिट नहीं हो पाओ। और इसी वजह से राहुल गांधी एक मैन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, जिसे इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। उनको सपोर्ट करने या उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, क्योंकि एक तरफ तो वो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड है, मॉडर्न वैल्यूज की बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी को जेन्युइनली बिलीव करते हैं। What the Congress stands for in Indian politics and has always stood for is the unifying factor. Okay, for example, the BJP stands for, or the RSS stands for, is the divisive ideology. You will see India absorbs things. India is not a divisive place. You will see what will happen. There will be a backlash towards this ideology. दूसरी तरफ वो एक ऐसे सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम ही नेपोटिज्म और डायनेस्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। It must be actually quite euphoric. You know, you're a born Gandhi, you're like royalty here. एक तरफ वो यूथ को इंस्पायर करना चाहते हैं, बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और दूसरी तरफ वो खुद अपनी स्पीचेस में नर्वस लगते हैं। एक तरफ वो करप्शन और अथॉरिटेरियनिज्म पे सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। My own personal view is that corruption is absolutely the single most important thing that we have to get rid of. और दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में इन्हीं प्रॉब्लम्स के सबसे ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाते हैं। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। और ये कॉन्ट्रास्ट ही उनकी कहानी का कोर है। और अगर आपको राहुल गांधी को समझना है तो इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच के गैप को समझना होगा। इतनी डीप डाइव किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में शायद तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अब 2024 के बाद राहुल गांधी के लिए एक और नए फेज की शुरुआत होने वाली है। Congress leader Rahul Gandhi wins back his family bastion Raebareli seat by a margin of 4 lakh votes today, defeating Uttar Pradesh minister and Bharatiya Janata Party candidate Dinesh Singh. कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती, वो खुद दोनों जगह वायनाड और रायबरेली से जीत गए। जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई। आप कौन सी सीट रखने वाले? और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। ये कहने को तो एक फॉर्मल पोजीशन है, लेकिन इसका रिजेम्बलेंस, इसकी सेवरेंस इतनी ज्यादा है कि राहुल गांधी आज भी नेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल फिगर है। उन्होंने वोट चोरी पर बात करी तो पहली बार लगा कि पब्लिक उनको एक्चुअली लाइटली नहीं ले रही, और ये शायद उनका सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि शायद आज के राहुल गांधी के पास एक नई तरीके की सीरियसनेस है, क्रेडिबिलिटी जो पहले मिसिंग थी। इसीलिए उनको समझने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है कि राहुल गांधी है कौन। इस वीडियो में हम तुम्हें उनके फेलियर्स भी दिखाएंगे। You know, the Congress people, the entire chunk of Congress party is full of lazy people. They don't want to. They have found a very, this Ganesh Parikrama, they have found a very easy way out, that you just, suck up to them and they will get you position, power and maybe even government. जैसे स्पीचेस जो फ्लॉप हुई, कैंपेन्स जो बैकफायर हुए, और वो मोमेंट जहां उन्होंने अपने खुद के सपोर्टर्स को ही डिसअपॉइंट कर दिया। And while there is some trouble for Rahul Gandhi, the Indian Supreme Court has accused the Congress president of misquoting the court on the Rafale deal. The court has given Rahul Gandhi a week to explain why he attributed his comments on Prime Minister Modi. और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनके रेयर विन, जैसे भारत जोड़ो यात्रा या वो स्पीचेस जहां उनकी बात जेन्युइनली रेजोनेट हुई कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। एंड ये वीडियो एक ऑल्टरनेट लेंस है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ इट शायद आप राहुल गांधी को एक अलग लेंस से देखेंगे। I love the people of my country, in particular the people who are struggling. I have a bias towards them and I completely empathize with their struggle. It disturbs me when I see the pain in India. जो मीडिया, पॉलिटिकल, पब्लिक नैरेटिव से बिल्कुल अलग हो। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मेरी सोच है और ये नेचुरली मेरे अंदर है कि जो कमजोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना
मेरे लिए पॉलिटिक्स। पर राहुल की ट्रैजेक्टरी, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा उनकी लेगेसी, जो सिर्फ एक सरनेम नहीं है, एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल मिथ, एक पॉलिटिकल एपिक है। एक ऐसा नाम जो हमारी हर एक हिस्ट्री बुक में लिखा है, और शायद इसीलिए उस नाम का बोझ राहुल के कंधों पर हमेशा से था। एंड जब तुम्हें इतनी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी इनहेरिट करने को मिले तो उसके बोझ, उसके घोष भी इनहेरिट करने को मिलते हैं। इमेजिन करो 1947 दिल्ली का लाल किला, पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए हैं अंडर द ओपन स्काई, गिविंग इंडिया हर ट्रिस्ट विद डायनेस्टी का स्पीच। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A nation is born, a dynasty begins. But dynasties की, किसी भी डायनेस्टी की एक बड़ी प्रॉब्लम, एक जनरेशन बनाती है नाम, दूसरी शायद उसको प्रोटेक्ट करती है, तीसरी उस नाम को कैश इन करती है, और चौथी और पांचवी जनरेशन वो शायद सिर्फ बोझ उठाती है। एंड इसीलिए राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर कभी भी उनके काम का नहीं था। I didn't choose to be born in this family. So the choice in front of me is pretty simple. I can either turn around and say, okay, listen, I'll just walk away from this thing and leave it alone. Or I can say, I can try and improve something. वो सिर्फ एक सरनेम का था, और सरनेम, स्पेशली पॉलिटिकल सरनेम्स, एक डबल एजेड स्वॉर्ड होता है। 2004 में अमेठी से राहुल गांधी पॉलिटिक्स एंटर करते हैं विद द सटल्टी ऑफ अ बॉलीवुड स्टार डेब्यू। वो सीट जीतते हैं विद द मार्जिन ऑफ ओवर 2.9 लाख वोट अपने पहले ही इलेक्शन में। लोगों ने तो इसे रिवाइवल ऑफ द डायनेस्टी बता दिया, गांधी परिवार का नेक्स्ट चैप्टर। बस प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कहानी शुरू होने से पहले ही लिख दी गई थी, राहुल को तो बस एक्ट करना था, स्क्रिप्ट पुरानी थी। चलो पहले चलते हैं 1990s के कैम्ब्रिज में। राहुल गांधी या फिर राहुल विंची, हाँ जी यही उनका ऑफिशियल नाम था उनके कॉलेज रिकॉर्ड्स में। एंड तुम भी सोच रहे होगे कि इंडिया के फ्यूचर कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को अपना नाम क्यों बदलना पड़ा? हाँ, सबको पता है कि सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद उनको अपनी प्राइवेसी भी बहुत प्यारी थी, बट इट ऑल्सो टेल्स कि राहुल गांधी शायद कभी भी एक पब्लिक फेस वाले रोल में कंफर्टेबल नहीं, उनको प्राइवेसी चाहिए थी जो वैलिड भी है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंडियन पॉलिटिक्स में वो रहा ही इन जनरल प्राइवेसी के अगेंस्ट होती है, क्योंकि 2004 में अपनी शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी नेवर केम अक्रॉस एज अ हंग्री पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल एनालिस्ट राशिद किदवाई ने तो राहुल को हमेशा एक कॉशियस फिगर जैसा पोर्ट्रे किया। What does Prime Minister Modi have that Rahul Gandhi does not have? You see, confidence, B, communication, C, recognizing what people want. As someone who hesitates to step forward decisively, उनके खुद के शब्दों में राहुल गांधी lacked confidence, everything has to get his clearance, जिससे ये लगता है कि राहुल गांधी more reactive है than a leader। And ये सिर्फ कहा नहीं जाता था, देखा भी जाता था। कैंपेन्स में selective appearances, पार्टी का काम mid level leaders के हवाले, और मीडिया इंटरैक्शंस में carefully curated sound bites। I said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. इसमें से कुछ डेलिब्रेट था, कुछ पर्सनालिटी ड्रिवन। पर प्रॉब्लम ये कि पॉलिटिक्स में हंगर जितना ज्यादा विजिबल होगा उतना आपका फायदा होता है, क्योंकि अगर आप इन्हें कॉन्ट्रास्ट करें नरेंद्र मोदी से, जो हर दिन रैली, स्पीचेस, फोटो ऑप्स में अपना प्रेजेंस असर्ट करते हैं। राहुल का रिलेक्टेंस भी एक बहुत बड़ा रीजन बना ये लोगों को समझाने में कि ये इंसान पॉलिटिक्स में अपनी मर्जी से नहीं, बाय कंपल्जन आया। 2004 में अमेठी विन के बाद राहुल ने यूथ पॉलिटिक्स में एंट्री ली, NSUI और यूथ कांग्रेस रिफॉर्म्स की बात हुई, लेकिन आयरनी की बात ये हुई कि इन रिफॉर्म्स का एम था यूथ पॉलिटिक्स को चेंज करना, जिसमें डेमोक्रेसी, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलता, जिसका ऑपोजिट कांग्रेस में डीपली एम्बेडेड था। Rahul Gandhi said that dynastic politics is a reality in the Indian political system. इमेजिन करो मुकेश अंबानी टेड टॉक देख रहे हैं, मोनोपोलीज कैसे खत्म करते हैं इस बात पे। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस के लिए बहुत चीजें बदल गई। इंडिया में मोदी वेव आई, कांग्रेस कोलैप्स कर गई टू 44 सीट्स, देयर लोएस्ट एवर। राहुल गांधी बिकेम द फेस ऑफ डिफीट। पप्पू वाले मीम्स, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड। आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं, मतलब 2 में से 1 हमारा, 1 उनका। स्टैंड अप कॉमेडी बिट्स, और उनका नाम सिर्फ एक पॉलिटिकल पंचलाइन बन गया। द मेन चैलेंजर इन दिस इलेक्शन, 15 साल से लॉन्च हो रहे हैं जाकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि 2010s में इंडिया में एक नए तरीके का वोटर इमर्ज हुआ, यंग, रेस्टलेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद नो नॉस्टैल्जिया फॉर नेहरू और गांधी। उनके लिए वो गांधी सरनेम एक बैज ऑफ ऑनर, एक डायनेस्टी नहीं था, इट सीम टू बी अ नेम ऑफ एंटाइटलमेंट। ये वही जनरेशन है जो मोदी जी का चाय वाला नैरेटिव कंज्यूम कर रही थी, जिनके लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट टॉप पर था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। एंड उस इलेक्शन में यही सेंटिमेंट बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हुआ, चाय वाला वर्सेस शहजादा। 2014 के कैंपेन में यही सेंटिमेंट हर स्पीच, हर स्लोगन, हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में रिपीट हुआ। शाहजादे
सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? और राहुल गांधी वो अपने सरनेम से बच नहीं सकते थे। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने इसे एक एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कहा, मल्टी जनरेशन ऑफ डायनास्ट बीइंग चैलेंज्ड बाय एन आउटसाइडर नैरेटिव। राहुल गांधी किसी भी चीज पर कितना भी वैलिड क्रिटिसिज्म करे, सामने से जवाब एक ही आता था कि तुम्हारे घर का रिकॉर्ड तो इससे भी बुरा है। एंड उस समय टाइमिंग भी राहुल गांधी के अगेंस्ट थी, क्योंकि इन द मिड 2010s ग्लोबली एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिगर्स ऊपर आ रहे थे, जैसे बोरिस जॉनसन यूके में, फार राइट मूवमेंट यूरोप में। इंडिया में यही मूड नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कैप्चर किया। राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं सकते थे। राहुल गांधी तो अपने परिवार की, अपनी पार्टी की पुरानी गलतियों को झेल ही रहे थे, पर एक तरफ जहां वो चाहते थे अपनी साइड पे एंटी बीजेपी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटोरिक बोलना। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। वो खुद दूसरे साइड पर एस्टैब्लिशमेंट का वॉकिंग एम्बॉडीमेंट। 2019 में तो ये बर्डन और क्लियर हो गया। अमेठी जो कि गांधी परिवार का फोर्ट्रेस था कई सालों से, और राहुल की पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी 1980 से लेकर 2014 तक, ये सीट कांग्रेस की गारंटीड विन थी। राहुल गांधी खुद 3 बार यहां से जीते थे, मैसिव मार्जिन से जीते थे, पर 2019 में स्मृति ईरानी से बाय ओवर 55,000 वोट्स हार गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स एक गांधी ने अमेठी की सीट हारी थी। Is of course unprecedented. The defeat, if you compare it to even 2014, has been decimating across the board. While yes, Rahul Gandhi has had a decent win in Wayanad, his defeat in Amethi is going to be something that is watched for. And ये एक symbolic assassination था। My challenge to Mr. Gandhi was very simple, that if he considers himself the tallest leader of the Congress party, he should fight only the seat of Amethi. हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दे। राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये एक जनरेशन लॉन्ग लेजिटिमेसी का अंत था। मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। अपनी रेलेवेंस को वापस लाने के लिए 2022-2023 में राहुल गांधी ने एक बोल्ड मूव लिया, भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर ऑन फुट फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर। विजुअल ऑप्टिक्स में ये उनका सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। बियर्डेड, एक प्लेन व्हाइट टी शर्ट में उन्होंने एक नए राहुल की इमेज बनाई जो अप्रोचेबल थे, एम्पैथेटिक थे। मीडिया ने कवरेज किया, स्पेशली इंडिपेंडेंट आउटलेट्स ने इसको एक पॉजिटिव टर्न दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स सिर्फ हाफ दी बैटल होता है। पिछले 2 इलेक्शंस की तरह ग्राउंड पे कांग्रेस के ऑपरेशनल वीकनेस, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स अनचेंज थी, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस रिजल्ट्स ने दिखा दिया कि उनकी ये यात्रा गुडविल में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर 2025 में राहुल ने ओपनली एडमिट किया कि उन्होंने पॉलिटिक्स के वेट को अंडर एस्टिमेट किया। यात्रा में उन्होंने यूनिटी की बात करी। The unbelievable unfairness of our society. I mean, brutal unfairness of our society. Where information is the currency, certain people have full access to information, and then the game is not providing information to the vast majority of people. लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस जैसे इश्यूज पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने में डिले किया। एंड एक पार्टी जो अपनी डायनेस्टी को वापस से हिंदी बेल्ट में रिबिल्ड करना चाहती थी, ये बहुत कॉस्टली डिले था। एंड यही पैटर्न राहुल गांधी के करियर में बार बार रिपीट होता है। एक मोमेंट ऑफ प्रॉमिस आता है, व्हिच इज फॉलोड बाय हेजिटेशन। कैम्ब्रिज का स्यूडोनेम, अमेठी का लॉस, भारत जोड़ो का हाफ वे सक्सेस, ये सारी स्टोरीज एक ही चीज दिखाती है कि राहुल गांधी एक पैराडॉक्स है। वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के साथ पैदा तो हुए जो उन्हें इंस्टेंट प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी उस प्लेटफॉर्म के प्रेशर के साथ अलाइन नहीं होती। एंड दैट इज द आयरनी। राहुल गांधी का बिगेस्ट एसेट ही उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई। गांधी नाम ने उन्हें इंस्टेंट विजिबिलिटी दी, लेकिन उनकी हर गलती, हर मिस्टेक, हर एब्सेंस को मैग्नीफाई, मल्टीप्लाई करके पब्लिक के दिमाग में छाप भी दिया। आज के जमाने में जब पॉलिटिक्स में एक गलती, एक गलत स्पीच, एक बुरा सेंटेंस वायरल होने में घंटे लगते हैं, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में ऐसे मोमेंट्स 1-2 नहीं, पूरे क्लस्टर में आते हैं। और इसी वजह से पूरे देश ने, मीडिया ने, जनता ने उन्हें एक निकनेम दिया जो राहुल गांधी की आइडेंटिटी बन गया, पप्पू। पॉलिटिक्स में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में, परसेप्शन शायद सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप पावर में आकर पॉलिसीज को पूरा ना करो, तब तो आपकी इमेज धीरे धीरे जाती है, लेकिन एक वायरल मिस्टेक, एक वायरल ब्लंडर तो प्रॉपर इंस्टेंट वाइल्ड फायर है। This morning I got up
at night. राहुल गांधी के करियर में उनके केस में तो ये वाइल्ड फायर बार बार भड़का और हर बार उनकी इमेज को थोड़ा थोड़ा जला दिया। 2013 में पार्लियामेंट के अंदर एक स्टॉर्म चल रहा। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी एक ऐसे ऑर्डिनेंस को which aim to protect convicted MPs from immediate disqualification. That story hurriedly passed an ordinance that overturns a landmark Supreme Court judgment on convicted MPs and MLAs and protects criminal netas. The ordinance says that even if a legislator is convicted in a criminal or a corruption case, he or she will not be disqualified once they file an appeal. एक ऐसा मूव जिसको क्रिटिक्स ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और तब राहुल गांधी विदाउट वार्निंग वॉक्स इनटू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कॉल्स द ऑर्डिनेंस कंप्लीट नॉनसेंस एंड शुड बी torn and thrown out. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. Not in private, not in an internal party meeting, but cameras के सामने and instantly media explode हो गया. Prime Minister chaired that cabinet meeting that Rahul Gandhi is describing to be nonsense. The Prime Minister has been embarrassed on an international fora. The Prime Minister finds himself in an extremely awkward situation for the last 2 hours. क्या ये boldness थी या immaturity? So the opposition totally slamming Rahul Gandhi for his statements, turning round the Congress party's stand on the ordinance. एक तरफ the youth saw it as a rebellion against the status quo. दूसरी तरफ political insiders saw it as a direct humiliation of his own Prime Minister. The way he has undermined Mr. Manmohan Singh, I think Mr. Manmohan Singh is left with no option but to put in his papers. और इस मोमेंट से एक नैरेटिव चिपक गया कि राहुल गांधी इज इम्पल्सिव। वो स्ट्रैटेजी के बजाय थिएट्रिक्स प्रेफर करते हैं। बट राहुल के ब्लंडर सिर्फ ऑर्डिनेंस फाड़ने तक लिमिटेड नहीं थे। चलो 2014 के इलेक्शन में चलते। मोदी वेव अपने पीक पर थी, राहुल भी कैंपेन कर रहे थे एंड ही डिसाइड्स टू डिलीवर व्हाट ही थिंक्स इज अ राउजिंग स्पीच। लेकिन बीच में एक ऑकवर्ड पॉज आया, एक बिजार सी एनालॉजी आई और मीडिया का काम बन गया। एस्केप वेलोसिटी, एक एनालॉजी जो शायद फिजिक्स के क्लासरूम में ब्रिलियंट लगे, लेकिन दिल्ली की एक पॉलिटिकल स्पीच के बीच में इट बिकेम अ मीम गोल्ड। एरोनॉटिक्स में एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब अगर आपने धरती से स्पेस में जाना है, अगर आप हमारी धरती पे हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी होनी पड़ेगी। अगर उससे कम होगी तो आप कितना भी करेंगे आप स्पेस में नहीं जा सकते। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? सिमिलरली उनका आलू से सोना बनाने वाला मीम जो बहुत वायरल हुआ था, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हाँ, उसकी सच्चाई ये भी है कि उसको भी ट्रिम करके थोड़ा काट पीट के पोस्ट किया गया था। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। पूरे बयान से साफ है कि राहुल ने पीएम मोदी का हवाला देकर उन पर तंज कसा था। पर ये कहानी सिर्फ राहुल गांधी के स्पीचेस के स्लिप अप की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे राहुल गांधी के जेन्युइनली रिफॉर्मिस्ट एफर्ट्स भी उनकी पब्लिक परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाए। जिसको समझते हैं 2007 के यूथ कांग्रेस के रिफॉर्म्स के एग्जांपल। राहुल गांधी ने स्ट्रक्चर चेंज किया, मेंबरशिप ड्राइव्स लॉन्च किए, लीडरशिप इलेक्शंस शुरू किए। इंटेंशन था पार्टी के अंदर मेरिटोक्रेसी लाना। पर आयरनी ये कि रिफॉर्म्स के बाद भी पार्टी में टॉप रैंक्स में डायनेस्टी का इन्वॉल्वमेंट कम नहीं हुआ। एंड ये सब मूवमेंट्स, ऑर्डिनेंस का डिसअप्रूव करना, ऑकवर्ड स्पीचेस, फेल्ड रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल फ्लॉप, ये किसी भी टाइमलाइन पर लीनियर नहीं है, एक के बाद एक नहीं हुआ, ये सब स्कैटर्ड है। लेकिन पब्लिक मेमोरी, वो पब्लिक जो इन पॉलिटिशियंस को वोट करती है, उनका दिमाग एक बहुत लाजवाब एडिटर है। ये इन सारे इंसिडेंट्स को जिन पर आप दिमाग बार बार डालोगे, मीडिया उनको और अच्छे से उछालेगी, एक कोहेरेंट स्टोरी में स्टिच कर देती है। और वो स्टोरी सिंपल सी ये बनकर आती है कि राहुल गांधी इज नॉट रेडी, प्रिपेयर नहीं है वो इलेक्शन के लिए। Prepared nahi hai. I think he's very well educated, no doubt about that. However, I think he's not that mature enough. It's kind of gone away after the Bharat Jodo Yatra. People don't call him that anymore. But it's not that he's become the exact 180-degree opposite of that, He's still got a long way to go. और शायद कभी रेडी होंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ एक डीपर लेयर भी है जिसकी बात ज्यादा लोग नहीं करते। राहुल गांधी का ये इमेज का डाउनफॉल, उनकी इमेज का ऐसा बन जाना, या सिर्फ उनकी मिस्टेक्स की वजह से था, या एक लार्जर इकोसिस्टम इन मिस्टेक्स को मैग्नीफाई एम्पलीफाई करने के पीछे जिम्मेदार है। क्योंकि पोस्ट 2010s में इंडिया में पॉलिटिक्स एक एक्सेलरेटर बन गया। एक ऑकवर्ड सी क्लिप, कोई स्टेटमेंट जो कई बार रैली के बाद नॉर्मली खत्म हो जाता, अब इंटरनेट पर इमोर्टलाइज हो गया। एंड राहुल गांधी का हर एक मूव 24/7
सर्वेलेंस में था, उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के जरिए तो जरूर, पर मीम पेजेस, इंटरनेट कॉमेडियंस, इंटरनेट पर चीजें वायरल करने वाले लोगों के सामने भी। और फिर होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब एक लीडर की इमेज ही मजाकिया एज अ जोक बन जाती है तो उनकी हर एक बात को उसी लेंस से देखा जाता है। जो वो आप किसी भी पूछ लो, कोई भी जिसको पसंद नहीं है राहुल गांधी, आप उससे पूछोगे वो ये बोलेगा कि वो पप्पू है, बट वो क्यों कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता, उनको फीड करा गया है वो, एंड हाफ द टाइम्स पीपल विल नॉट क्वेश्चन इट, दे विल नॉट गो बैक एंड वेरीफाई इट आल्सो, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। की गड़बड़ मैं ये कहूंगा दैट ही हैजंट बीन एबल टू यूटिलाइज सोशल मीडिया एज वेल एज हिज कंपेटिटर्स। अगर वो कुछ अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छा पॉलिसी का प्रपोजल देते हैं, तो उनको देखकर भी पब्लिक यही बोलती है कि अरे इसने बोला है तो छोड़ो। एंड उस पॉलिटिशियन के लिए ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। राहुल गांधी के अलावा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अरविंद केजरीवाल है, जो खुद तो आए थे करप्शन से लड़ने, पर अपने 10 साल के टेन्योर में उसी करप्शन का फेस बन गया। अगर तुम अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ऐसा चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। बट अल्टीमेटली राहुल गांधी के लिए द पप्पू फिनोमेना वाज नॉट जस्ट अ जोक, अ मीम। ये एक पॉलिटिकल ट्रैप था जिसमें राहुल गांधी अपने खुद के एक्शंस और एक्सटर्नल पॉलिटिकल मशीनरी की वजह से फंस गए। क्योंकि एक पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी अगर इरोड हो जाती है तो डेकेड्स लग जाते हैं उसे रीबिल्ड करने में। लेगेसी तुम्हें पावर दे सकती है, पर तुम्हारी परसेप्शन ही डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें वोट करेंगे या नहीं। और राहुल गांधी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए भी थे जहां लोगों को थोड़ी उम्मीद दिखी, जैसे 2009 का यूफोरिक लोकसभा गेन, 2018 के स्टेट इलेक्शन की स्वीप और भारत जोड़ो यात्रा का इमोशनल कनेक्ट। ये सारे वो पॉइंट्स थे जहां राहुल गांधी का रेयर पीक और पोटेंशियल देखने को मिल रहा था। लेकिन हर पीक के बाद आता है रियलिटी का एक ऐसा कोल्ड वेव जो उनकी मोमेंटम को जैम कर देता है। एंड इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि राहुल गांधी के वो रेयर विनिंग मोमेंट्स आए कैसे। अगर राहुल गांधी कभी अपने पीक पर थे या आगे कभी पहुंचेंगे तो वो पीक दिखता कैसा है। 2018 में कांग्रेस पार्टी के लिए एक हल्की सी सुबह आई जो बहुत लंबी रात के बाद मानो आई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट एक साथ कांग्रेस की जेब में। ये साल उनके लिए अनयूजुअली ब्राइट था। लोग तो इसे 2019 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का कर्टन रेजर तक बोल रहे थे। राहुल गांधी के लिए तो ये एक पर्सनल विंडिकेशन था और लग रहा था कि राहुल गांधी का ये नैरेटिव नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के डेवलपमेंट के नैरेटिव को चेंज कर सकता है, उसे चैलेंज कर सकता है। उस वक्त राहुल गांधी का टोन भी बदल गया। स्पीचेस में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा अग्रेशन देखने को मिला। आपने 2 करोड़ युवाओं से कहा था रोजगार दिलवाओगे, करके दिखाओ। किसानों से आपने कहा था सही दाम दिलवाओगे, करके दिखाओ। वही राहुल जो कुछ साल पहले तक हेजिटेंट लगते थे, आज पोडियम पर खड़े होकर फार्मर्स को 10 दिन में लोन वेवर्स का वादा कर रहे थे। चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी गुजरात में किसान का कर्जा माफ करने की पॉलिसी लागू कर देगी। अब मोमेंटम बना हुआ तो नजर आ रहा था, पर प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स में मोमेंटम बनाने से ज्यादा जरूरी उसे सस्टेन करना। एंड 2019 में जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो ये क्लियर हो गया कि सिर्फ मोमेंटम बनाना काफी नहीं होता। चलो लेट्स रिवाइंड टू 2009 जब फेस मनमोहन सिंह का था पर साल तो राहुल गांधी का। क्योंकि इसी इलेक्शन में राहुल ने यूथ आउटरीच का काम किया और सीट्स का आउटकम, कांग्रेस ने 206 सीट्स जीती जो 1991 के बाद उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस विन ने राहुल गांधी को एक सिंबॉलिक हेलो दिया कि वो खुद एक वोट मैग्नेट बन सकते हैं, एक रिलक्टेंट प्रिंस बन सकते हैं जो आगे जाकर इवेंचुअली देश के प्राइम मिनिस्टर के थ्रोन को एक्सेप्ट करेगा। पर बाद में ये समझ आया कि ये भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल चैलेंजर नहीं बने थे। यानी कि राहुल गांधी के लिए ये एक परफेक्ट वेदर वाली विन थी, स्टॉर्म आने से पहले की शांति वाली जीत। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2022 तक। राहुल गांधी का सबसे एम्बिशियस, सबसे इमोशनली रेजोनेंट टॉपिक था भारत जोड़ो यात्रा, जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, एक पॉलिटिकल डिटॉक्स। ये यात्रा बहुत सिनेमैटिक थी। सर्दी की ठंड में सफेद टी शर्ट, नो सिक्योरिटी बैरिकेड्स बिटवीन राहुल गांधी एंड द पीपल और एक बहुत विजिबल अटेम्प्ट टू रीब्रांड हिमसेल्फ। पॉलिटिकल माइलेज असाइड, इस यात्रा ने एक चीज क्लियर कर दी कि राहुल गांधी एक कमिटेड ग्रास रूट लेवल वाला कनेक्ट बना सकते हैं जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मीडिया में भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट आया। लोगों को लगा कि यही तो वो राहुल गांधी हैं जिसको कांग्रेस हमेशा से ढूंढ रही थी। राहुल गांधी's 35-minute long speech today amidst the snow, trying to recreate the message that there is still some fight left as far as the main opposition party, the Congress, is left. लेकिन नेशन वाइड इंपैक्ट कुछ खास नहीं था। और फिर 2024 के इलेक्शन आए, कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती, पर इंपैक्ट फिर भी लिमिटेड था क्योंकि उससे पहले का डाउनफॉल कैटास्ट्रोफिक था। 2018 में हाइस के बाद 2019 में जो क्रैश आया वो ब्रूटल। बीजेपी के 303 सीट, कांग्रेस के सिर्फ 52, और इलेक्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया एक लेटर के साथ जो बेसिकली ये कह रहा था कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, रेजिग्नेशन एक नोबल एक्ट लग सकता है,
है, पर पार्टी में इसका इफेक्ट बहुत डिमोरलाइजिंग था, क्योंकि उनके रेजिग्नेशन से एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हुआ और राहुल गांधी फिर एक ऐसे लीडर के रूप में देखे जाने लगे जो एक पीक के बाद हार के मुंह के सामने गायब हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट राहुल गांधी के पीक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तरफ वो इमेजेस हैं जो कि एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री सजेस्ट करती है, जो एक एम्पैथेटिक एंगेज लीडर भारत के ग्रासरूट्स के साथ वॉक कर रहा है, और दूसरी तरफ वो इमेजेस जो सच्चाई बताती हैं कि वो इलेक्शन में हार जाते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर के करियर में हाईज एंड लोज हो सकते हैं, पर राहुल गांधी के केस में वो पीक, वो हाई कभी इतने ऊंचे हैं ही नहीं वो उनकी पॉलिटिकल लोज को शैडो कर सके, और उनके लोज हमेशा इतने एम्पलीफाइड होते हैं कि उनके जो भी पीक्स आते हैं वो वैनिश हो जाते हैं। 2018 की विक्ट्रीज, 2009 का मोमेंटम, भारत जोड़ो का गुडविल, ये सब मिलकर एक फाउंडेशन बना सकते थे, लेकिन हर बार या तो स्ट्रैटेजी की कमी, या नैरेटिव कंट्रोल का लॉस, या इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स ने इस मोमेंटम को हमेशा किल किया। एंड राहुल गांधी के ये छोटे छोटे पीक्स इतने ट्रैजिक इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा एक व्हाट इफ का नैरेटिव जुड़ता है। व्हाट इफ 2018 के बाद कांग्रेस ने एक कोहेरेंट नेशनल कैंपेन बनाया होता। व्हाट इफ भारत जोड़ो का इमोशनल कनेक्ट डायरेक्ट सीट्स में ट्रांसलेट होता। व्हाट इफ रेजिग्नेशन के बजाय एक इंटरनल लीडरशिप का रिस्ट्रक्चरिंग होता। पर पॉलिटिक्स हाइपोथेटिकल थ्योरीज पर नहीं चलती, क्योंकि राहुल गांधी के हर पीक के बाद जो स्लम्प आता है वो पॉलिटिकल नहीं पर्सनल लगता है। जैसे कोई कहानी जो बार बार सेम स्टेज पर आकर रुक जाती हो, इलेक्शंस अलग, रिजल्ट वही। और शायद ये समझने के लिए हमें नंबर्स, रैली, स्पीचेस से ज्यादा राहुल गांधी की खुद की एक जर्नी में घुसना हो। वो जर्नी जिसमें कैम्ब्रिज डिग्री के बाद एक कंसल्टिंग डेस्क था और फिर एक पॉलिटिकल फैमिली का अनअवॉइडेबल पुल था। पॉलिटिक्स की स्टेज पर आने से पहले राहुल गांधी की कहानी कुछ और थी। 2000 की शुरुआत में राहुल एक बोस्टन बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम करते। फिर 2002 में इंडिया वापस आने के बाद एक और वेंचर बैकऑप सर्विस, और उनका नाम पब्लिक नहीं था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो राहुल विंची के नाम से जाने जाते थे। कारण शायद प्राइवेसी या पॉलिटिक्स से बचने की एक नाकाम कोशिश, लेकिन ये बचना ज्यादा दिन चला नहीं। 2004 में अमेठी का टिकट मिला, राहुल की एंट्री हो गई इंडियन पॉलिटिक्स में। और राहुल कभी भी एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, जहां बाकी नेता पूरा दिन रात अपनी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाते थे। राहुल का पैटर्न बहुत अलग था। हाई प्रोफाइल अपीयरेंसेस, कुछ इमोशनल स्पीचेस। Between 2014 till date, Smriti Irani held 21 rallies and spent 26 days in Amethi, while Rahul Gandhi held 17 rallies and spent 35 days in Amethi. फिर अचानक से डिसअपीयरेंस। उत्तर प्रदेश 2012 में राहुल गांधी ने 200 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 28 थी। और ग्राउंड रियलिटी ये कि उनकी कैंपेन शायद उनके पर्सनल करिश्मा पर चल रही थी, बट ऑर्गेनाइजेशनल डेप्थ जीरो थी। एंड आज भी हालात ज्यादा बदले नहीं है। 2025 में राहुल ओपनली एडमिट करते हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स को उन्होंने कंसिस्टेंटली अंडर प्ले किया है। एक गलती मैंने की, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। अगर ये स्टैंड उन्होंने 2014 के बाद लिया हो तो शायद मोदी जी का नैरेटिव चैलेंज हो, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट तब आया जब डैमेज हो चुका था। और क्रिटिसिज्म तो राहुल गांधी के लिए कोई नई चीज है भी नहीं, और सिर्फ ट्रोल्स का काम नहीं है ये। सीरियस पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी राहुल को रिपीटेडली क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे राहुल गांधी के लिए सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म है उनकी बेकार ओरेटरी स्किल, जिसका सबसे बड़ा ऑब्वियस एग्जांपल है कि वो हिंदी ही ढंग से नहीं बोल पाते। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज 35 रुपए प्रति बैरल है। $35, मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला नहीं मिला। जबकि वो 3 टर्म तक उत्तर प्रदेश से एमपी रहे थे। देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज में ये फ्लुएंसी की कमी शायद सबसे बड़ा कारण था कि 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शन में उनकी पार्टी इतनी बैडली परफॉर्म करी। उनका स्टटरिंग, स्टम्बलिंग, हिंदी बोलना सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट में था नरेंद्र मोदी के उस एब्सोल्यूट कमांड से जो वो इस लैंग्वेज पे रखते हैं। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं, और भी फैक्टर्स थे, जैसे राहुल गांधी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का ऑलमोस्ट जीरो होना। आज की पहली बड़ी खबर, संसद में राहुल गांधी की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बहस के दौरान राहुल गांधी झपकी लेते हुए देखे, आप भी देखिए पूरी खबर। इससे पहले आपने राहुल गांधी की ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। फिर एक तरफ झूल गया है और वो किस कदर बेसुध सो रहे हैं। या फिर उनका कांस्टेंट एब्सेंटिज्म। राहुल गांधी की 2014 से 2019 के बीच लोकसभा अटेंडेंस वाज जस्ट अराउंड 53%, जबकि एवरेज अटेंडेंस वाज अराउंड 80%। उन्होंने सिर्फ 14 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। और जब आप खुद को पीएम कैंडिडेट बुला रहे हो तो फ्लोर पे आपकी खाली सीट होना, दूसरी तरफ ओपोनेंट की ऑलमोस्ट फुल अटेंडेंस होना, ये सिर्फ ऑप्टिक्स का लॉस नहीं है, ये एब्सेंस एक पॉलिटिकल सुसाइड बन जाता है। और जब आप एक ही समय पर फेस ऑफ चेंज भी हो और स्टेटस को का सिंबल भी, तो इसीलिए आप कभी दोनों रोल्स में फिट नहीं हो पाते।
पॉलिटिक्स में जनरली दो तरीके के फिगर्स होते हैं, एक जिनका सफर सीधा होता है ऊपर की तरफ, सक्सेस ही सक्सेस, और दूसरी तरफ वो जिनका सफर रुकते रुकते गिर जाता है, एक दो हार और फिर वो हिस्ट्री के फुटनोट बन जाते हैं। पर राहुल गांधी वो एक तीसरी कैटेगरी है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल सफर एक लूप है। हर कुछ साल में वो वापस आते हैं, नए प्रॉमिस के साथ, नए कैंपेन के साथ, नए स्लोगन्स के साथ। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। और फिर कहानी वहीं अटक जाती है। राहुल गांधी के पास वो सब कुछ है जो किसी भी एक पॉलिटिशियन का सपना हो सकता है, जैसे सरनेम, पार्टी का कंट्रोल, मीडिया की विजिबिलिटी, एक लॉयल वोटर बेस जो चाहे कुछ भी हो उनका साथ नहीं छोड़ता, और उसके साथ ही उनके पास वो सब कुछ भी है जो उनका जीतना लगभग नामुमकिन बना देता है। डायनेस्टी का बैगेज, एम्पलीफाइड गलतियां, टाइमिंग जो कभी उनके साइड पे नहीं होती, और ये आयरनी शायद उनके डीएनए में ही है। एक तरफ वो नेहरू गांधी लेगेसी के सच्चे वारिस हैं, दूसरी तरफ वो इस देश की पॉलिटिक्स में एक अलग सी आउटसाइडर एनर्जी लेके आते हैं। Even I don't view myself as a politician. I'm a seeker of the truth. जैसे वो इस पॉलिटिक्स के खेल में थोड़ा कंपल्जन से आए। इस लूप को समझने के लिए पिछले 10 साल का ग्राफ देखो। 2014 में वाइप आउट, 2017 में गुजरात में मॉरल विक्ट्री, 2019 में अमेठी की हार, वायनाड की जीत, 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक रिन्यूड इमेज, 2024 में फिर से मैंडेट का सपना और फिर से रियलिटी का थप्पड़। ये पैटर्न उनकी लाइफ में टूटता ही नहीं है। हर पीक के बाद उस पीक से ज्यादा बड़ा स्लंप आता है। हर रिसर्जेंस के बाद एक ऐसा मोमेंट जो उस रिसर्जेंस को खत्म कर देता है। और फिर आता है 2025 का ट्विस्ट, जहां राहुल गांधी वोट चोरी के एलिगेशन लगाते हैं। कुछ लोग इसे डेस्परेशन कहेंगे, कुछ इसे कैलकुलेटेड पिवट मानेंगे। एक ऐसा मूव जहां राहुल अपने आप को एक एंटी सिस्टम क्रूसेडर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कह रहे हो कि मैं डायनेस्टी का हिस्सा जरूर हूं पर यह सिस्टम मेरे भी खिलाफ है। पर रिस्क ये है कि अगर ये नैरेटिव भी फेल हो गया तो वो सिर्फ एक सोर लूजर के रूप में याद करे जाएंगे, और अगर चल गया तो शायद वो फाइनली ये लूप तोड़ पाएंगे। 2029 तक उनके पास दो रास्ते हैं। पहला इज टू रीइन्वेंट, अपने स्पीचेस, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने पब्लिक पर्सोना को कंप्लीटली शिफ्ट करो। हर रैली, हर डिबेट, हर पब्लिक मूवमेंट में एक डिसिप्लिन्ड, रेजर शार्प राहुल दिखाओ जो अपने दिखने के तरीके से नहीं, अपने दिखाए गए कॉम्पिटेंस से याद रहे। और दूसरा ऑप्शन जो राहुल गांधी के नेचर से सबसे करीब लगता है, इस लूप को रेप्लिकेट करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि राहुल गांधी की जर्नी इज वन ऑफ दोज रेयर पॉलिटिकल जर्नीज जहां उनकी शैडो उनके काम, उनके नाम से बड़ी थी। और शायद राहुल गांधी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी भी यही होगा अगर वो अपने पॉलिटिकल करियर के अंत तक सिर्फ एक व्हाट इफ बनकर रह जाए। हर इलेक्शन के बाद एक नई होप की उम्मीद जागी कि इस बार शायद राहुल गांधी अपने रियल पोटेंशियल, अपने पीक पर पहुंचेंगे, लेकिन हर बार वो होप वही छोड़ दी। अब आगे का तो पता नहीं कि राहुल गांधी का क्या होगा, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी का क्या होगा, क्या पता अगले इलेक्शन में हम सबको सरप्राइज कर दें। कभी कभार अपने पैटर्न्स में, अपने लूप्स में इतनी बुरी तरह फंस जाते हो कि आप चाह कर भी उनसे निकल नहीं पाते। तो मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो राहुल गांधी के बारे में एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर। अगर तुम यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी डीप डाइव्स इंडियन पॉप कल्चर के बारे में हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हें रेकमेंड कर रहा है ये वीडियो, ये पूरी एक प्लेलिस्ट, इन्हें चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।